गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो है पहला गेस्ट लेक्चर होने वाला है, उसकी सूचना हमने ग्रुप में डाली थी और अभी कुछ देर में जब सब लोग जुड़ जाते हैं तो फिर सर को जोड़ लिया जाएगा। आज एक नया कदम उठाया गया, क्योंकि हर बार जो है पार्टिसिपेंट्स ओवर हो जाते हैं कभी गूगल मीट पे। तो ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पे लाइव भी चल रही है। तो अगर आप चाहें, अगर नेटवर्क इशू आ रहा है कहीं पे हैं और आप जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमने एक मेंशन किया हुआ है। आज रमेश गुप्ता सर हमसे जुड़ेंगे। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। शशांक, कितने लोग हैं आज? मैम 53 स्टूडेंट हैं ओके और ओके। अभी थोड़ी देर में बाकी बच्चे बाकी जुड़ बच्चे जाते का हैं। बच्चों, आपसे आज आप लोग एक्चुअली कुछ लोग तो कैमराज ऑन रखिएगा पूरे टाइम, क्योंकि सर अपना कीमती समय निकाल के आ रहे हैं हमारे लिए। तो थोड़ा सा। हाँ जी। और बाकी अभी तक के आप लोगों के सारे टॉपिक क्लियर हैं बच्चों? आप लोग के टॉपिक क्लियर है अभी तक? ओके। आप लोग कैमराज ऑन रखिए। अभी हमारे यहाँ थोड़ा काम चल रहा है तो हम कैमरा नहीं ऑन कर सकते, आज के लिए सॉरी। आलोक, आंचल, सुमन, तेज प्रताप, दिव्या, मोहिनी, अंशिका, सब लोग आ गए हैं। और हमारे पुराने बच्चे कहाँ गए? मानसी, नंदिनी, अश्रुति। अश्रुति, कैमरा नहीं ऑन है आपका, कैमरा ऑन रहना चाहिए। एकता, राम, रुद्र कहाँ है भाई? रुद्र नहीं दिख रहा है आज तक। तेज, राम पांडे कहाँ है ये बताइए। इशिका, ठीक है। अनन्या, मुझे सब याद रहता है, भूलती नहीं हूँ मैं किसी का नाम। अर्पिता, तेज, आपने कैमरा क्यों ऑफ किया? ठीक है। आलोक, आपका कैमरा ऑफ है। ठीक है। अंजलि, चलिए वेलकम बच्चों, आप सबका वेलकम है। निशा, नेहा, यश। एक मिनट, एक्चुअली फोन से मेरे को थोड़ा सा ऑपरेट करने नहीं आता है, मैं ट्राई कर रही हूँ, सीख रही हूँ आप लोग की तरह स्मार्ट होने का थोड़ा सा। हम्म। तो बच्चों बताओ, आप लोग पॉक्सो के बारे में क्या जानते हो? किसी को कुछ पता? आर्यन। मैम बेसिकली पॉक्सो वर्ड से पॉक्सो क्या समझते हो आप? मैम प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये एक्ट हुआ था जिसमें हम लोग चिल्ड्रंस जो होते हैं उनको सेक्सुअल ऑफेंस से मतलब सेक्सुअल ऑफेंस हो गया या इन सेक्सुअल असॉल्ट हो गया है ना, या चिल्ड्रन की पोर्नोग्राफी से उन लोग को मतलब ऐसे उन लोग के वो होता है कि इन सब के लिए केसेस बनाए जाते हैं इसके अंदर, इन सब ऑफेंसेस के अंदर। ऋषभ। हाँ। वैभव दीक्षित। ऋषभ, आप कुछ बता रहे थे? मैम पॉक्सो एक बेसिकली जो भी कोई चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस का एक क्राइम अगर कमिट करता है तो उसके लिए बनाया जाता है। और इसके लिए कोर्ट भी बनाई गई है, जैसे मैम जुवेनाइल जस्टिस, जो माइनर होता है वो अगर क्राइम कमिट करता है तो उसका केस जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में चलता है, जैसे कि निर्भया केस में हुआ था। वेरी गुड। अंशिका।
अंशिका, तेज, यस मैम, ये माइनस माइनर अगर माइनर पे ऐसे कोई केसेस होते हैं तो उन्हीं के अनुसार लगता है, बाकी मैम इसके बारे में डिटेल नॉलेज नहीं है। हेलो ओके। शशांक, हेलो हाँ प्रभात, मैम, ये पासवर्ड जो होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल असेसमेंट होता है एक्ट, तो ये 2014 2012 में आया हुआ था। और इसमें जो मिनिमम जो सजा रहती है 3 साल की रहती है। और ये 2 तरीके के होते हैं, एक तो मतलब एक साधारण रहता है, एक गंभीर रहता है। तो गंभीर वाले में जो इसकी जो सजा रहती है, साधारण वाले में रहती है 5 साल, गंभीर वाले मैटर में रहती है 7 साल। और ये उम्र कैद हो उम्र कैद हो सकता है, और उसके लिए 20 साल के लिए भी हो सकता है। वेरी गुड प्रभात। शशांक, 1 मिनट बाकी बच्चों से ऑनलाइन आने को कहो, मैं जरा एक बार कॉल कर लूं सर को, शायद कुछ इशू आ रहा है ज्वाइनिंग में। अभी कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा डेफिनेशन बताया पॉस्को का, बस थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे क्योंकि रमेश गुप्ता सर आज हमसे जुड़ेंगे। और रमेश गुप्ता सर को पॉस्को से रिलेटेड केसेस को लेकर के 20 साल का एक्सपीरियंस है। ट्रायल कोर्ट में ज्यादातर इनके केसेस होते हैं। एक पॉस्को का ओवरऑल हम देख लेते हैं, बाद में सर आएंगे और शायद वो ज्यादा अनुभवी हैं चीजों को लेकर के। 20 साल का अनुभव एक क्षेत्र में होना बहुत बड़ी बात होती है। पॉस्को यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। एक बड़ा अच्छा कुछ दिन पहले गाना आप लोगों ने सुना होगा कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। होता यह है कि जहां तक हम केसेस देखते हैं जो रिलेटेड आते हैं कोर्ट में, वो यही होता है कि पहले आपसी सामंजस्य स्थापित करके बच्चे संबंध स्थापित करते हैं एक दूसरे से। और फिर बाद में ये होता है कि जो गार्जियन होते हैं उनके ऊपर पॉस्को के जैसे केसेस लगा देते हैं। पॉस्को केस क्या है? नाबालिग के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस करना, छेड़खानी करना या कुछ ऐसा अकृत्य करना जो कि सामाजिक रूप से अबाधित हो। शशांक, यस मैम। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आई थिंक हमारे बीच श्री रमेश गुप्ता सर आ गए हैं। यस वो मैम। मेरी गलती थी, मैंने उनको यूट्यूब का लिंक ज्वाइन होने के लिए भेज दिया था। ओके मैम, ओके मैम। तो अभी हाँ रमेश गुप्ता सर के बारे में हम बता रहे थे हाँ मैम कि हाँ, सर वेल तो श्री एक्सपीरियंस रमेश है गुप्ता पॉस्को केसेस सर में। के बाद उनका वेलकम आप कीजिए। रमेश गुप्ता सर 20 साल के अनुभव, जैसा कि अब मैम से हमारी बात हो रही थी, हमें पता चला था कि पॉस्को केसेस से रिलेटेड सर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेकर के। पॉस्को के फायदे क्या हैं और उनका दुरुपयोग कैसे होता है। किसी भी कानून के दो पक्ष होते हैं, पहला समाज को सुधारना और दूसरा समाज के अराजक तत्वों द्वारा उनका दुरुपयोग किए जाना। तो पॉस्को के क्या गलत फायदे लोग उठाते हैं, उसके उसकी ज़रूरत क्या थी समाज में। से कोई भी एक्ट आता है तो समाज की नीड होती है, तो एक्ट बनाए जाते हैं। आखिर ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस रहे हुए थे कि पॉस्को जैसे एक्ट को लाया गया, उसको समय-समय पर कैसे बदला गया, कैसे-कैसे लोगों द्वारा उसे दुरुपयोग किया गया, या ये कहें कभी-कभी पॉस्को का सदुपयोग भी किया गया। ऐसे गंभीर मुद्दों पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है रमेश गुप्ता सर। एक बार सभी लोग थम करके सर का स्वागत करेंगे। सर, आज हमसे रिलेटेड केसेस जो होंगे पॉस्को के, उसको रिलेट करके इस चीज़ पे हमारे बीच में बात को रखेंगे। और हम अंतिम के 10 मिनट सर को बीच में डिस्टर्ब ना करते हुए अंतिम के 10 मिनट क्वेश्चन टाइम की तरह रख देंगे। आप अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो आप हैंड रेज़ करके सर से पूछ सकते हैं। बट ये ध्यान रखें कि सर को बीच में कोई डिस्टर्ब ना करें, ताकि चीज़ें अच्छे से सब तक पहुँच जाएँ। सर, ये जो वीडियो है एक तो लाइव चल रहा है, दूसरा दूसरा इसको हम बाद में इसको हम एडिट करके यूट्यूब पे दोबारा अपलोड भी कर देंगे, ताकि सर जिन बच्चों को ज़रूरत पड़ी या फिर फ्यूचर में किसी को ज़रूरत पड़ेगी आज के लाइव सेशन की, तो जाकर वहाँ देख पाएँगे। सर, आपका स्वागत है समर इंटर्नशिप 2.0 के इस सेशन में। सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? सर, आपकी माइक म्यूट है सर। सर, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही, आपकी माइक म्यूट है सर।
यस सर, देखिए ऑन हुई, मेरी आवाज ऑन हुई? यस सर, यस सर, यस हाँ जी आप सर। मुझे सुन पा रहे हैं? यस, यस सर, यस सर। ठीक है। साथियों, ये जो एक्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012, ये एक्ट तब बना जो दिल्ली वाला निर्भया कांड आप लोगों ने सुना होगा। निर्भया कांड सुनने Yes, के sir. बाद वो लड़की भी नाबालिग थी जो पीड़िता थी, उसके बाद इस एक्ट को बनाया गया 2012 में, और उसके बाद इस पे कई बार अमेंडमेंट भी हुए। मुख्य रूप से वो नाबालिग लड़के या बच्चे ही कहूंगा, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, नाबालिग बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है। अपने यहाँ मेजोरिटी की जो एज है वो 18 ईयर है। 18 ईयर से अगर थोड़ा भी कम है या एक दिन भी कम है, तो जो भी ऐसा काम करेगा वो इस एक्ट की प्रीव्यू में आएगा। मेरे पास ऐसे केसेस आए जिसमें 17 साल 10 महीने, 17 साल 12 महीने, 11 महीने सॉरी थे, लेकिन उन एक्यूज के ऊपर ये पॉस्को एक्ट लगा 376 के साथ साथ। मुझे सुन पा रहे हैं सभी लोग? यस सर, यस सर। ठीक है। तो इस एक्ट में सबसे पहली एक मोटी सी चीज आप जान लीजिए कि 18 साल से अगर एक भी दिन, जिस दिन इंसिडेंट हुआ उससे एक भी दिन उस बच्चे की एज कम रहती है 18 साल से, तो ये एक्ट लागू होगा 18 साल तक। अब प्रॉब्लम्स इसमें यहां आती है, जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा लव अफेयर के मामले बहुत होते हैं। लड़कियां 17 साल 16 साल 15 साल लव अफेयर में पड़ जाती हैं, भाग जाती हैं। उसके बाद जो है, हालांकि उनकी मर्जी से होता है, उनकी मर्जी से सब कुछ होता है, लेकिन उनकी मर्जी का कोई कंसर्न नहीं होता इस एक्ट में। इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी एज 18 साल से कम है, और 18 साल से कम एज की किसी भी, हिंदी में शब्द है अनुमति, परमिशन, या किसी भी एक्ट को उनके द्वारा किया नहीं माना जाता। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ जी सर। हाँ, उनके द्वारा किया ये माना नहीं जाता। इसमें सेक्शन जो है बहुत अधिक सेक्शन नहीं है, बहुत बड़ा एक्ट भी नहीं है। कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा इसमें सेक्शन जो है 12 तक लगते हैं मोस्टली, जो ज्यादा देखने में मिलते हैं। बाकी तो और भी हैं उसके बाद भी, लेकिन मोस्टली 12 बटे लगते हैं। सेक्शन 3 लगेगा। सेक्शन 3 के लिए जो दंड दिया है वो 4 में दिया है। फिर सेक्शन 5 है, उसका जो दंड दिया है वो 5 में दिया है। सॉरी, सेक्शन 5 जो है उसका दंड 6 में दिया है। फिर 7 है, 7 का दंड 8 में दिया है। फिर 9 है, उसी तरह से 9 के लिए जो दंड है वो 10 में दिया है, और 11 के लिए जो दंड है वो 12 में दिया है, सभी सेक्शंस का। ठीक है, इतने इसमें ज्यादातर सेक्शन है, जिसके लिए ये मान लीजिए कि ज्यादातर पुलिस इन्हीं सेक्शन में एक्यूज को पकड़ती है और इन्हीं पे चार्ज बनाती है और इन्हीं पे चार्जशीट फाइल करती है। ठीक है, ये सेक्शन, इस एक्ट की जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि नाबालिग बच्चे जो होते हैं वो अपना सोचने समझने में, ऐसा मानते हैं लोग, और मानना भी चाहिए कि 18 साल से कम एज का बच्चा है तो वो सोच समझ नहीं सकता। अपने यहाँ जैसे 18 साल के बाद मेजॉरिटी मिलती है, आपका डीएल बनेगा, आपका पासपोर्ट बनेगा, आपका वोटर आईडी बनेगा 18 के बाद, वैसे ही इस एक्ट में लिया गया है कि 18 के बाद ये एक्ट आप पे लागू नहीं होगा। और 18 के पहले की उम्र है और आपके साथ कोई ऐसा कोई भी आदमी इस तरह की कोई हरकत करता है जो इस एक्ट में प्रोवाइड है, वो आपके ऊपर लागू होगा। इस पे जो सबसे टफ सेक्शन है वो सेक्शन 5, समझ रहे हैं? सेक्शन 5, अगर किसी भी बालक के साथ उस दुष्कर्म की या छेड़छाड़ की या मतलब इस तरह की कोई भी घटना रिपीट की जाती है, लगातार कंटिन्यूअसली में होती है, तब ये सेक्शन 5/6 इसलिए लगाते हैं कि 6 में दंड का प्रोविजन है। 5 जो है वो 5 सेक्शन में है कि क्या है ये। तो अगर किसी भी एक्ट को, इस टाइप के एक्ट को आप किसी बच्चे के साथ बार बार रिपीट करते हैं तो सेक्शन 5 लगे। मोस्टली जो ज्यादातर इस समय केसेस आ रहे हैं वो लव अफेयर के मामले के आते हैं।
कि लड़का नाबालिग लड़की के साथ लव अफेयर में रहता है, लव अफेयर के बाद वो लोग एक दूसरे को लेकर भाग जाते हैं। भागने के बाद जब एफआईआर होती है, पुलिस पकड़ के लाती है, कि चूंकि लड़की की एज 18 साल नहीं होती, इसलिए लड़के के ऊपर जो है पॉस्को एक्ट का सेक्शन लग जाता है। और जब भाग जाते हैं तो मोस्टली जो है 376 तो लगता ही लगता है, और उसके बाद जो है फिर पॉस्को के सेक्शन लगते हैं, चूंकि वो नाबालिग होती है। कोई क्वेरी यहां तक हो तो बताएं, मैं क्लियर करूं। पूछते चलिए, पूछते चलिए, पूछते चलिए। 376 क्यों लगाया जाता है? सेक्शन 376 क्यों लगाया जाता है? 376 अगर आप किसी के साथ रेप करें, ये रेप का सेक्शन होता है 376। हालांकि रेप मेजर के साथ भी होता है, माइनर के साथ भी होता है, लेकिन चूंकि आप लेके गए हो मेडिकल में, उसकी पुष्टि हो ना हो, लेकिन अगर आप लेके गए हो और पीड़िता 161 जो पुलिस को बयान देती है, 161 सीआरपीसी 161 सीआरपीसी में पुलिस को जो बयान देती है, अगर उसने पुलिस से ये कह भी दिया कि हाँ इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसकी एज 18 साल से कम, ठीक है, तो 376 उसमें बढ़ा देते हैं। जब एफआईआर होती है, जब लड़का लेके लड़की को बाहर जाता है, भागते हैं लव अफेयर में, घर से छुप के शादी करने के लिए या जो भी है, क्योंकि 18 के हैं नहीं तो शादी कर नहीं सकते वो, और जब शादी नहीं कर पाते हैं तो लेकर भागते हैं। लड़की को जब पुलिस पकड़ के लाती है, उनके घर वाले पकड़ के लाते हैं, तो पुलिस जब बयान लेती है तो उसको 161 सीआरपीसी बोलते हैं, 161 के बयान। और उसके बाद पीड़ित नाबालिग होता है, उसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान होते हैं, उसको 164 सीआरपीसी बोलते हैं। तो मोस्टली 161 के बयान में पीड़िता ने कह दिया कि हाँ मेरे साथ रेप किया, या मजिस्ट्रेट के सामने जो 164 के बयान होते हैं उसमें पीड़िता ने अगर ये कह दिया कि हाँ मेरे साथ इन्होंने गलत काम किया या रेप किया या जो भी किया, तो उस हिसाब से पुलिस इस सेक्शन को, पॉस्को के सेक्शन को ऐड करके 376 बढ़ाती है। क्योंकि जब भागते हैं तो अपहरण की धारा लगी होती है, जब घर से भागते हैं तब तो रेप नहीं होता। रेप तो वहां ले जाने के बाद जहां भी जाते हैं, जहां रूम लेते हैं, रुकते हैं, जहां भी होते हैं वहां रेप। एक कंडीशन लगा लीजिए कि बच्चे भागते हैं घर से जी, और वो पूरी प्रोसेस जहाँ से वो निकलते हैं घर से, जहाँ पे वो स्टे करते हैं, सब अंडर सर्विलांस होते हैं, मतलब जी। वो अंडर सीसीटीवी सर्विलांस में है, तो ठीक सारी है। रिकॉर्डिंग सेव पड़ी हुई है, तो क्या उनके ऊपर 376 फिर भी लगाया जाएगा? जी, अगर पीड़िता कह देगी तो लग जाएगा। अगर पीड़िता ने अपने 161 और 164 के बयान में यह कह दिया पुलिस के सामने और मजिस्ट्रेट के सामने कि इन्होंने आपके साथ गलत काम किया, तो 376 पुलिस जो है बढ़ा देगी अपनी विवेचना में। फिर आपको प्रूफ करना है अपने ट्रायल में, जब आप मुकदमे का ट्रायल फेस करेंगे तब आपको ये प्रूफ करना है कि सर मैंने रेप नहीं किया। वो प्रूफ कैसे करेंगे? मेडिकल बताएंगे या और भी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, वो ट्रायल का इशू है। तब आपको ये प्रूफ करना होगा कि मैंने 376 नहीं किया। मोस्टली मेडिकल से ये प्रूव होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि कई बच्चों की एज जो है, पॉस्को एक्ट में सबसे जो जरूरी चीज है, जो जरूरी एसेंशियल एलिमेंट है, वो होती है एज। सर बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा सर। आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्लीज टॉपिक से आगे ना ले जाए। जैसे अभी इन्होंने 361 पूछा तो ये आईपीसी से रिलेटेड चीजें थी। कोशिश करिए कि सर जितना टॉपिक कवर कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड आपको डाउट हो तब आप क्वेश्चन करें। एक बार पूरा सेशन खत्म हो जाए और फिर आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप बाहर से क्वेश्चन कर सकते हैं। एज पे फोकस इस पे किया जाता है इसके ट्रायल में। मोस्टली मुकदमा जब चार्जशीट पुलिस भेज देती है कोर्ट में विवेचना करने के बाद, और जो भी एक्यूज होता है, मेरे ख्याल से कुछ लोग भले पीड़िता के वकील हो जाए, लेकिन मोस्टली लोग एक्यूज साइड से लड़ते हैं। और हम लोग भी चूंकि प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए एक्यूज साइड से ही मोस्टली रहते हैं। तो इसको ये समझिए कि आप अभी ये मान के चलिए कि आप एक्यूज साइड से हैं और आपको बचाना है। तो सबसे पहले जो प्रोसीजर शुरू होता है पॉस्को एक्ट का, समझ रहे हैं? हेलो जी सर। पॉस्को एक्ट का जो प्रोसीजर शुरू होता है, जब चार्जशीट आती है, जैसे ही पॉस्को
एक्ट पे बढ़ाया जाएगा या पॉस्को में मुकदमा लिखा जाएगा, तो जब चार्जशीट पुलिस अपनी विवेचना खत्म करने के बाद जब चार्जशीट कोर्ट भेज देती है तो उसके बाद सबसे पहले 207 सीआरपीसी की कंप्लायंस होती है। 207 ये क्या है सर? 207 सीआरपीसी ये होती है कि जो चार्जशीट गई होती है उसमें जो एक्यूज हैं, एक एक्यूज है या बहुत सारे एक्यूज हैं, उनको उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है, पूरी कंप्लीट केस डायरी, जिससे आप अपने बचाव में और आगे के मुकदमे का जो है आप उसकी पैरवी कर सकें, आपका वकील उसको देख सके। तो ये प्रोसीजर करना पड़ता है। 207 की कंप्लायंस के बाद वैसे मोस्टली पुलिस पकड़ के ले आती है, तो 207 की कंप्लायंस आपके जेल रहते ही होगी। आपके मीन्स एक्यूज के, आपके मीन्स एक्यूज के जेल रहते, क्योंकि बेल कभी कभी लोअर कोर्टों से बेल मिल जाती है। हम लोगों ने कराई है बहुत सी बेलें लोअर कोर्ट से। लोअर कोर्ट मीन्स सेशन कोर्ट, जो कि पॉस्को एक्ट है। सेशन कोर्ट में बेल पड़ती है सीधे इसकी, और सेशन कोर्ट से ही बेल होती है। सेशन कोर्ट अगर उस बेल को खारिज करता है तब आप हाई कोर्ट जाएंगे। सर इसमें मेजर सेक्शन जो लगाए जाते हैं यही 3 है सर, किडनैपिंग का 2 और जो है मोस्टली जो लव अफेयर में है, सबसे पहले किडनैपिंग का सेक्शन लगता है, और उसके बाद जब पीड़िता ये कह देती है कि मेरे साथ इन्होंने गलत काम किया तो 376 बढ़ाती है। और चूंकि एज जब उसकी मार्कशीट वगैरह के हिसाब से जिस डेट को इंसिडेंट हुआ होता है उस डेट को पीड़िता की एज 18 से कम है, तो उसमें पॉस्को के सेक्शन बढ़ाए जाते हैं मुकदमे में, और उसी हिसाब से विवेचना आगे चलती है। 207 की कंप्लायंस के बाद जो है इस पॉस्को एक्ट में फिर आपके पास एक मौका होता है एक्यूज साइड से कि आप डिस्चार्ज मूव कर सकें। एक्यूज को कंप्लीट ट्रायल में सिर्फ जो है 2 बार मौका मिलता है, एक सबसे पहले डिस्चार्ज में और उसके बाद लास्ट में 313 सीआरपीसी जब एक्यूज के बयान होते हैं, बचाव साक्ष्य आता है तब। उसके बाद जैसे ही आपका डिस्चार्ज एप्लीकेशन 227 सीआरपीसी में पड़ता है, डिस्चार्ज एप्लीकेशन आपका डिसाइड करती है कोर्ट चाहे तो आपको डिस्चार्ज कर सकती है। अगर कोर्ट को ये लगेगा कि आपके द्वारा यह अपराध नहीं किया गया है तो कोर्ट आपको डिस्चार्ज कर सकती है। उन्मोचन हिंदी वर्ड है डिस्चार्ज का, उन्मोचन। डिस्चार्ज करने के बाद कोर्ट आपको डिस्चार्ज नहीं करती। जी बताएं। एक क्वेश्चन ये है कि अगर सर ऑब्स्टीन एक्ट करना या कोई मतलब कोई ऐसी हरकतें या कोई ऐसे इशारे करना जिससे मोडेस्टी ऑफ द चाइल्ड जो है वो हैम्पर हो रही है, तो वो भी क्या इसमें आएगा सर? फिर से बताइए, मैं सुन नहीं पाया। कोई भी ऑब्स्टीन एक्ट, कोई भी ऑब्स्टीन सॉन्ग, तो कोई ऐसी चीजें करना जिससे चाइल्ड की मोडेस्टी हैम्पर हो रही है, तो क्या वो भी सर इसमें उसको मतलब जो पर्सन कर रहा है उसके खिलाफ पॉस्को में जा सकते हैं सर? उसके लिए अलग सेक्शन है, रेप के लिए अलग सेक्शन है, छेड़छाड़ के लिए अलग सेक्शन है, देखना घूरना अलग सेक्शन है। आप किसी को अश्लील साहित्य या फोटो किसी नाबालिग बच्चे को दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, कोई बुक दिखाते हैं या कुछ ऐसा दिखाते हैं, उसके लिए अलग अलग सेक्शन। अगर मैं सेक्शन डिफाइन करने लगूंगा पर सेक्शन तो ये मान के चलिए कि रात हो जाएगी, बहुत समय लग जाएगा। तो मोटा मोटा आप लोग अभी समझिए, जब आप लोग पढ़ेंगे, सर्च करेंगे गूगल में या अपनी बुक से, पॉस्को एक्ट की बुक से, अन्य जगह से भी जब सर्च करेंगे, तो पॉस्को मोटा मोटा ये मानिए कि पॉस्को का अपराध नाबालिग बच्चों के साथ, चाहे वो छेड़छाड़ की जाए, नाबालिग बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का लैंगिक हमला, उनके अंगों को छुआ जाए, उनके साथ छेड़छाड़ की जाए, छेड़छाड़ का प्रयास किया जाए, उनके साथ रेप किया जाए, उनको देखा जाए, इवन उन लोगों के लिए अलग सेक्शन है। जो जैसे पुलिस थाना हुआ, पुलिस थाने में किसी नाबालिग के साथ कुछ गड़बड़ करते हैं, लोग गलत काम करते हैं, उनके लिए अलग सेक्शन। कोई सरकारी कर्मचारी है, लोक सेवक है, वो सब करते हैं, तो उनके लिए अलग सेक्शन पॉस्को का ही। ठीक है। पॉस्को में आपको जो सबसे मेन एसेंशियल एलिमेंट है वो होती है एज। अगर आप पीड़िता की साइड से हैं तो आपको ये प्रूव करना है कि पीड़िता 18 साल से कम है, और अगर आप एक्यूज साइड से हैं तो आपको ये प्रूव करना है कि
पीड़िता 18 की है या 18 साल से अधिक है। ठीक है, अब ये प्रूफ कैसे होगा, पीड़िता की एज कैसे पुलिस लिखती है, पुलिस लिखेगी या जहां उसका मेडिकल होगा मेडिकल में लिखा जाएगा। तो पीड़िता देखिए आजकल मोस्टली बच्चे 14 से 15 साल की उम्र में हाई स्कूल करते हैं। चौदह से 15 साल की एज में हाई स्कूल करते हैं। तो मोस्टली जो सबसे बड़ा एज सर्टिफिकेट होता है एज के डिटर्मिनेशन के लिए वो हाई स्कूल की मार्कशीट होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हाई स्कूल तक नहीं पढ़ पाते, उनकी कक्षा 4 की मार्कशीट, कक्षा 5 की मार्कशीट, तो उसके लिए एज डिटर्मिनेशन के लिए सेक्शन 94 JJ एक्ट, जुनाइल जस्टिस एक्ट, इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट चीज है ये। सर सेक्शन फिर से रिपीट कर दीजिए। सेक्शन 94 JJ एक्ट, जुनाइल जस्टिस एक्ट। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी बच्चे की एज को डिटर्मिनेशन के लिए या जानने के लिए किन किन चीजों को हम ध्यान देंगे, क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें पहले होनी चाहिए, क्या क्या बाद में। जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट सबसे पहले है, नंबर 1 पर यही होता है, हाई स्कूल की मार्कशीट, या फिर जन्म प्रमाण पत्र बना हो तो, क्योंकि सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है इस मुकदमे में कि ये साबित हो कि पीड़ित जो है, जो पीड़ित पक्ष है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो पीड़ित पक्ष 18 साल का है कि नहीं है, क्योंकि पास को लगना या ना लगना इसी पर डिपेंड करता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैम। सर जैसे कि आज किसी लड़की के साथ रेप होता है और वो 2 या 3 दिन बाद मतलब 18 प्लस की होने वाली हो और उसके बाद वो FIR कराती है, तो सर उसमें क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। FIR लेट हो रही है या पहले हो रही है इससे मतलब नहीं होता। इंसिडेंट किस डेट का है, इंसिडेंट की डेट को, घटना के दिनांक को, वो बालिग थी या नाबालिग थी, उसकी एज 18 साल से कम थी या 18 साल थी या 18 साल से अधिक थी। ओके FIR आप 5 दिन मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो गया जो आप होश में नहीं है, हॉस्पिटल में है, एडमिट है, तो जब ठीक होंगे तभी ना FIR होगी। यस सर। आप उस बच्चे के जो भी गार्जियन होंगे पहले वो हॉस्पिटल देखेंगे कि पहले FIR कराने जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे। तो इससे मतलब नहीं, डेट ऑफ इंसिडेंट, जिस दिन जिस तारीख को घटना होती है उस तारीख को वो पीड़ित बालक या बालिका जो भी है वो 18 साल का है कि नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है। अगर 18 साल से कम है तो पॉस्को एक्ट लागू होगा, 18 साल से अधिक है तो पॉस्को नहीं लगेगा, बाकी सब सेक्शन लगेंगे, पॉस्को नहीं लगेगा। ओके सर, थैंक यू सर। क्योंकि 18 साल के बाद। जी बताएं सर। पहला क्वेश्चन ये कि 161, 164 के आरपीसी का जो बयान है सर स्टेशन रिपोर्ट में, अगर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो मोस्टली होते हैं, मोस्टली होते हैं जो 161 के बयान होते हैं, जो पुलिस बयान लेती है, आपके बयान जो केस डायरी में दर्ज करती है वो 161 CRPC के बयान होते हैं। इसकी बहुत वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि जब गवाही यहाँ पर आती है, वो गवाह जिसने बयान दिया है, जैसे ही ट्रायल में चीफ अपनी लिखाती है, यानी कि मुख्य परीक्षा, चीफ को मुख्य परीक्षा बोलते हैं, ट्रायल में परीक्षा, सत्र परीक्षा बोलते हैं, सेकंड ट्रायल, उसको मुख्य परीक्षा बोलते हैं। तो जैसे ही अपनी चीफ लिखाती है तो उसका जो 161 के बयान है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इंपॉर्टेंट होता है जो मजिस्ट्रेट को बयान दिए जाते हैं बंद कमरे में, जब बयान लिखे जाते हैं तो उस कमरे में सिर्फ मजिस्ट्रेट और वो पीड़ित बच्चा, बालक या बालिका जो भी हो, 2 लोग होते हैं, वो बताता है और मजिस्ट्रेट अपने हाथ से लिखता है उसको, और इस बयान को सील किया जाता है लिफाफे में। उसके बाद पुलिस परमिशन मांगती है उस लिफाफे को खोल के उस बयान को पढ़ने में, क्योंकि विवेचना में वो बयान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बताएं कि बयान अलग हो गया है सर, और लड़की बयान में ये बोलती है कि पुलिस ने जोर दबाव से या जबरदस्ती से या किसी भी प्रेशर से करवा रही है, तो क्या पुलिस वाले के ऊपर भी कोई एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है, पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। लोग पुलिस से लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस, तो मैं तो यही मानता हूँ, इतने साल से वकालत कर रहा हूँ, कि भगवान से कम तो नहीं। जो हाईकोर्ट के जस्टिस नहीं कर सकते वो उत्तर प्रदेश पुलिस कर देती है। एक क्वेश्चन और है जी सर, मान लीजिए सर जो एविडेंस लगाए जा रहे हैं मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए, माइनॉरिटी प्रूफ करने के लिए, जी, उनमें जो है सर डिफरेंस आता है, हाई स्कूल की मार्कशीट 18 बोल रही है
या 17 जी। बोल रही है, मतलब डिफरेंसेस क्रिएट कर रही है डीओबी में लेके, तो प्रियोरिटी किसको रखी जाएगी सर? प्रायोरिटी देखिए, इसका बेनिफिट मिलता है कि उसको अगर एज आप डिस्टर्ब करते हैं, जैसे उसके जन्म प्रमाण पत्र पे 18 से ऊपर है, हाई स्कूल के प्रमाण पत्र पे 18 से कम है, समझ रहे हैं, और आधार कार्ड पे कुछ अलग लिखा है, या और ऐसे एविडेंसेस आपको मिल जाए कि 2 स्कूलों में कक्षा 8 की मार्कशीट या टीसी में कुछ और लिखा है, तो आप कंफ्यूज कर दे, या मान लीजिए कि उस एज को डिस्टर्ब कर दे कि जो एज इन्होंने लगाई है खुद को नाबालिग साबित करने में, ये मान्य नहीं हो सकती, क्योंकि इतने सारे प्रमाण हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है बीच में, तो उसका बेनिफिट हमेशा मिलता है एक्यूज साइड को। उसको एज के लिए अगर एज डिस्टर्ब कर दिया उसने लिखा पढ़ी में, पेपर्स में, तो उसका बेनिफिट मिलता है एक्यूज को, उसको बेल जल्दी मिलेगी, उसको ट्रायल में लाभ मिलेगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनका मेडिकल कराया जाता है जब, तो मेडिकल में बोन टेस्ट होता है, ऑसिफिकेशन टेस्ट, मोस्टली क्या सर? ऑसिफिकेशन टेस्ट, आयु परीक्षण, ये सीएमओ करता है, और सीएमओ बताता है कि उसकी उम्र लगभग कितनी है जो पीड़ित बच्चा है। मैं 1 सेकंड के लिए ब्रेक चाहूंगा। विनोद, बहुत जल्दी तो नहीं, ये ऑनलाइन गूगल पे वो चल रहा है। सर जब तक एक चीज का ध्यान रखिए, क्वेश्चंस आप लोग रिलेट करिए, जैसे अमित आप पूछ रहे हैं, तो कोशिश करिए कि जो टॉपिक हो ना उनके जैसे। सर आपने म्यूट कर लिया खुद को, आई थिंक। सॉरी, आप लोग इससे संबंधित जो क्वेरीज हैं वो करते रहिए, ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों के, क्योंकि जब कोई लेक्चर देता है या कुछ समझाता है तो थोड़ा सा उसकी स्पीड तेज होती है, वो बोलता चला जाता है। हम लोग भी इस एज से गुजरे हैं, हम लोग भी सीखे हैं, तो आधी चीजें तो समझ में आती हैं, आधी ऊपर से चली जाती है, और जो आप क्वेरी करेंगे जब उसका जवाब लेंगे तो मेरे ख्याल से वो चीज एकदम परफेक्ट आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो आप लोग चाहें तो क्वेरी अपनी मुझसे कर सकते हैं इस संबंध में, जो भी चीजें क्लियर ना हो। सर ओसिफिकेशन टेस्ट जो होता है उससे आयु 18 कैसे प्रमाणित होती है? जी, जो सीएमओ के द्वारा ओसिफिकेशन टेस्ट होता है, आयु जी। प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, उससे 18 साल कैसे प्रमाणित होती है? किस डेट से? आयु प्रमाण पत्र नहीं होता, उसको आयु परीक्षण किया जाता है, उसमें लगभग इतने साल कि ये पीड़िता है या पीड़ित है, ये इसकी आयु लगभग इतने साल है। वो हड्डियों के जोड़ पे जो आइडिया लगाते हैं, ये साइंटिफिक मेथड है मेडिकल साइंस में, जो है ये साइंटिफिक मेथड है जिससे किसी भी व्यक्ति की लगभग एज बनाई जाती है। जी जी। तो जो सीएमओ लिख के देगा, जैसे मान लीजिए कि हाई स्कूल में उसकी उम्र 16 साल लिखी हुई है और सीएमओ के यहाँ पे उसकी एज 18 साल आ गई है, तो दोनों कंट्राडिक्टरी हो गई आपस में। जी। जितनी प्रामाणिकता हाई स्कूल मार्कशीट की है उतनी प्रामाणिकता इसकी सीएमओ के यहाँ की भी है, लेकिन हाई स्कूल की मार्कशीट में आपने क्या बता के हाई स्कूल में लिखाया? भाई कुछ भी लिखा सकते हो आप हाई स्कूल में। अभी मैं अभी दोबारा से हाई स्कूल अगर करूं और मैं अपनी उम्र 12 साल लिखा हो, सॉरी 15 साल लिखा दूं, तो वो 15 लिख जाएगी। जी सर। क्या करना है? एक एफिडेविट देना है कॉलेज को। अब तो कॉलेजेस मांगने लगे हैं बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, पहले नहीं मांगते थे। तो सर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, 10th वाले को या सीएमओ वाले को? देखिए, सबसे पहले तो जब तक अगर सीएमओ की जांच नहीं होती है तो सबसे पहले प्रायोरिटी 10th वाले को दी जाएगी। अगर सीएमओ की जांच होती है, दोनों एज इक्वल होती है, तब तो कुछ कहना ही नहीं, दोनों इक्वल है, दोनों ही मान सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंसेस है और ज्यादा डिफरेंसेस है, तो जो सीएमओ के यहां से मिलता है उसमें 2 इयर्स प्लस माइनस मानते हैं। कोर्ट 2 ईयर प्लस माइनस मानती है, और उसका बेनिफिट हमेशा एक्यूज को होता है। जी जी जी। डाउट ऑफ बेनिफिट एक्यूज को जाएगा, हमेशा एक्यूज को जाएगा। पॉस्को एक्ट और 376 में तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है हमेशा एक्यूज को जाएगा।
सर आयु वाला प्रमाण पत्र क्या 2 सीएमओ से बनवा सकते हैं, एक अलग डिस्ट्रिक्ट से, एक अलग डिस्ट्रिक्ट से? आयु का प्रमाण पत्र पहले तो मेडिकल होगा तो सीएमओ बनाएगा, वहीं पे कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते। कुछ लोग एज के लिए डिटर्मिनेशन के लिए सीएमओ के यहाँ एक्सरे वगैरह करा के कराते हैं, और कुछ जगह केवल मेडिकल करके एज पर मार्कशीट या एज पर एफआईआर, जो एफआईआर में लिखी है, जब मेडिकल जो डॉक्टर करता है पॉस्को एक्ट के केसेस में एज पर एफआईआर एज पर मार्कशीट लिख के वो एज लिख देता है। सीएमओ कोई एज के लिए कोई जांच नहीं करता। तो उसके लिए जब क्रॉस होती है मेडिकल में, सॉरी ट्रायल में, यहाँ पर जब क्रॉस होती है तो क्रॉस गवाहों से क्रॉस होने के बाद कुछ ऐसे फैक्ट्स निकल के आते हैं, तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं कि पीड़िता की आयु 18 वर्ष से अधिक है, जबकि जो ये पेपर इसने प्रोड्यूस किए हैं या पुलिस ने प्रोड्यूस किए हैं वो पेपर्स इसकी आयु 18 से कम बता रहे हैं। तो कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसके रिगार्डिंग आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट में, पॉस्को कोर्ट में जहां पर आपका ट्रायल चल रहा है। तो उसके बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि इसकी एज सीएमओ के यहाँ से मालूम करनी चाहिए या नहीं मालूम करनी चाहिए। सर तीसरा क्राइटेरिया क्या है इसको 18 बताने का? क्या सोसाइटी अगर प्रमाणित करती है या सोसाइटी का कोई प्रमुख प्रमाणित करता है? कोई सोसाइटी नहीं, पहले तो हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, दूसरा आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हो, नगर निगम क्षेत्र में आप रहते हो यानी शहर में रहते हो तो नगर निगम एरियाज होंगे, गांव में रहते हैं तो ब्लॉक के स्तर से बनता है, तहसीलों से बनता है, ये बनता है। और अगर ये भी नहीं है तो सबसे पहला एडमिशन जिस क्लास में उस बच्चे ने लिया हो, सबसे पहला एडमिशन मीन्स नर्सरी में या क्लास 1 में, गांव में क्लास 1 में होता है, शहरों में नर्सरी में होता है। तो नगर निगम वाला सर्टिफिकेट और प्लस सीएमओ वाला सर्टिफिकेट, दोनों में से प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? नगर निगम भी तो सरकारी है सर। नहीं, सबसे पहले हाई स्कूल के सर्टिफिकेट को प्रायोरिटी दी जाएगी, ये सब सेकेंडरी है। बर्थ सर्टिफिकेट और हाई स्कूल सर्टिफिकेट में हाई स्कूल इक्विवेलेंट, हाई स्कूल की डिग्री के बराबर, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के बराबर इक्विवेलेंट बहुत सारे कोर्स होते हैं। सर अगर बच्चा मुस्लिम है, मदरसे से पढ़ रहा है तो उसका क्या कोर्स होता है आई डोंट नो, लेकिन स्कूल का होता है, संस्कृत पढ़ रहा है तो उसके भी कोर्सेज होते हैं जो हाई स्कूल के इक्विवेलेंट होते हैं। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि बर्थ सर्टिफिकेट और हाई स्कूल सर्टिफिकेट है तो दोनों में से ज्यादा प्रेफरेंस उसको मिलेगी? हाई स्कूल को ही? नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट को। ओके सर। और देखिए दो चीजें यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है जाहिर सी बात है हाई स्कूल से पहले बना होगा उसका। अगर दोनों में इक्वल एज लिखी है तो किसी को भी देख सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में कंट्राडिक्टरी है, एज में, डेट ऑफ बर्थ में कंट्राडिक्टरी है दोनों पेपरों में, तो आप तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, या तो बर्थ सर्टिफिकेट में गड़बड़ है या हाई स्कूल की मार्कशीट में गड़बड़ है। ये सर तभी तो पूछ रहे हैं, अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है तब भी किसको वैल्यू दी जाएगी? इसका बेनिफिट हमेशा एक्यूज को जाता है, और कंट्राडिक्टरी है तो अब वो ट्रायल के दौरान वो देखा जाएगा कि कौन सा ज्यादा रेलेवेंट पेपर है। सर अगर मान लो बर्थ सर्टिफिकेट में वो छोटा है, 18 से कम है, और 10th वाले में 18 से ऊपर है, ठीक, फिर इसमें अगर मान लीजिए इसमें एफिडेविट भी साथ में लगा दिया जाए कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने, तो एफिडेविट के साथ तो वो वैल्यू रखेगा मोस्टली। अब आपको बताता हूँ, क्वेरी अच्छी है, बहुत अच्छी क्वेरी है आपकी ये। मोस्टली ये चीजें दो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है और हाई स्कूल की मार्कशीट भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले तो कोर्ट में तो तब आती है केस डायरी या चार्जशीट जब वो पुलिस से गुजर के आती है, तो पुलिस कभी भी दो कंट्राडिक्टरी डॉक्यूमेंट नहीं लगाती एज के लिए। समझ रहे मेरी बात? जी सर। है ना? तो पुलिस वही डॉक्यूमेंट लगाएगी, केवल एक ही डॉक्यूमेंट लगाएगी, या तो वो बर्थ सर्टिफिकेट लगाएगी या वो हाई स्कूल की मार्कशीट लगाएगी। क्योंकि अगर वो लगा देगी दोनों, एक में बालिग है एक में नाबालिग है, तो पुलिस चार्जशीट कैसे भेजेगी? तो पुलिस को एक्शन हो जाएगा पुलिस के खिलाफ। फिर
जो विवेचक होगा, जो आईओ होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, तो उसकी कलम तो खुद फंस जाएगी। पॉस्को के साथ साथ आप लोगों को मुझसे ट्रायल के संबंध में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर एक सवाल और। लड़की 18 से कम होती है, लड़का 18 से ऊपर होता है। ठीक है। लड़का और लड़की दोनों नशे करने के बाद भागते हैं। फिर उसके बाद रैप करने की प्रयास या रैप किया, नशा खत्म हुआ, फिर वापस लौट आते हैं लड़का लड़की अपने घर। तो क्या उस स्थिति में क्या हुआ? देखिए, उसकी स्थिति में जब अगर मान लीजिए घर वालों ने एफआईआर कर दी है लड़के के खिलाफ, लड़की के घर वालों ने लड़के के खिलाफ एफआईआर कर दी है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, लड़के को एक्यूज बनाएगी। अगर लड़का बालिग है तो अगर 18 साल से कम है, वो नशा करता है, लड़की नशा करती है, तो ये माना जाएगा कि उसको नशा कराया गया। ठीक है, उसकी मर्जी की कोई मतलब नहीं बनता, उसके कंसर्न का कोई मतलब नहीं होता। सर कंसेंट वाली बात अगर 18 से कम है और 18 से कम है लेकिन उनका बॉडी जो मतलब बॉडी से पर्सनालिटी से ठीक ठाक है, तो कंसेंट शायद कुछ केस हो सकता है कि उसमें कंसेंट की जरूरत भी नहीं है अगर बॉडी सक्षम है। अगर आपकी एज 18 साल से कम है और आपके अगेंस्ट कोई ऐसा अपराध होता है, तो आपकी इच्छा की कोई मतलब नहीं रह जाता कि आपने अपनी मर्जी से किया या वैसे किया। इस एक्ट के हिसाब से ये माना जाएगा कि आप 18 से कम है और आपकी मर्जी का कोई मतलब नहीं है, इच्छा के विरुद्ध ही माना जाएगा उसको। सर और वो 18 साल की हो तो? हाँ सर अगर वो 18 साल की हो तो, क्योंकि 18 साल पे तो कंसेंट को भी कंसिडर करते हैं। हाँ करेंगे, 18 साल की हो जाएगी तो पॉस्को एक्ट लगेगा ही क्यों? अगर वो तो उसमें अगर मेजॉरिटी वो हो जाती है, मेजर हो जाता है वो बच्चा या बच्ची, तो उसकी कंसर्न का क्या मतलब है? सॉरी, कंसर्न का बता रहा हूँ। फिर पॉस्को एक्ट का क्या मतलब है? फिर तो पॉस्को से दूर हो गई वो। सर तो 1 आवर प्रायर टू 18 ईयर्स अगर हो, एक दिन भी कम है 18 साल से। जैसे कल 18 साल हो रहा है, आज घटना होती है, तो पॉस्को एक्ट लगेगा। 12 बजे करीब घटना होती है तो लगेगा या नहीं लगेगा? अगर 18 साल जिस समय उसका जन्म हुआ है, कितने बज के 18 साल का पूरा हो गया है, वो तो नहीं लगेगा। अब ये तो मैंने एक दिन का आपको एग्जाम्पल दिया है, 1 घंटा भी हो सकता है। मीन्स 18 ईयर्स मेजॉरिटी। लेकिन कोर्टें जो है फिर जब इस तरह का मामला होता है तो थोड़ा सा लिबरल हो जाती हैं कोर्टें। सर ये पॉस्को एक्ट, हेलो सर, ये पॉस्को एक्ट हिंदू और मुस्लिम विधि दोनों में समान है? समान है, इक्वल है। हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं। सर मुस्लिम विधि में माइनर को 15 साल मानते हैं सर? नहीं, मुस्लिम विधि से ये गवर्न नहीं होता। मुस्लिम विधि से एक्ट गवर्न नहीं होता। ये एक्ट सभी के लिए समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, ये एक्ट बराबर लगेगा। फिर भी सर मुस्लिम विधि में जैसे शिया है, सुन्नी है, उनके लिए नियम अलग अलग। मोटी सी बात समझिए साथी मेरे भाई, कि अगर मुस्लिम होने से इस तरह की छूट मिलने लगे तो अपराध किस स्तर पर पहुंचेगा। अगर मुस्लिम लड़की 15 साल की है, मेजर हो गए, तो हिंदू उनकी लड़कियों को 15 साल के बाद अपना जो है शिकार बना सकते हैं क्या? ना, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो ये सभी के लिए है। सर पॉस्को एक्ट लगने के बाद जी, और केस चल रहा है कोर्ट में, लड़की कम थी 18 से, लड़का ज्यादा था। केस चल रहा है, बाद में लड़की 18 की हो जाती है, फिर बाद में उस लड़के से शादी करना चाहती है,
तो क्या केस वापस हो सकता है, खारिज हो सकता है? हो जाता है। कोर्टें चूंकि लव अफेयर के मामले में कई कोर्टों का, कई ऑनरेबल हाई कोर्टों का जजमेंट आया है, तो लव अफेयर के मामले में थोड़ा सा लिबरल हो गई है कोर्टें। तो अगर दोनों लोग ज्वाइंट पिटीशन फाइल करते हैं तो मुकदमा खत्म किया जा सकता है। मेरे पास स्वयं एक मुकदमा है जिसमें दोनों शादी कर लिए हैं, बच्चा भी हो गया है। यस 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 सर। ठीक है, दोनों शादी कर लिए हैं, बच्चा भी हो गया है। पॉस्को का ही मुकदमा है, 376 आईपीसी एंड पॉस्को एक्ट का। तो अब उसमें मुझे हाईकोर्ट जो है पिटीशन में फाइल करूंगा दोनों की तरफ से, या किसी एक की तरफ से फाइल करूंगा, दूसरा आएगा अपनी बात कहेगा इन पर्सन खड़ा होकर कोर्ट के सामने। तो कोर्टें अब इन मामलों में थोड़ा लिबरल हो गई। जी सर। लेकिन लव अफेयर के मामले में केवल, समझौते के मामले में नहीं। सर मेरा क्वेश्चन था जी कि सर जो पॉस्को एक्ट है उसका दुरुपयोग किस तरह से किया जाता है? पॉस्को एक्ट का उपयोग इसलिए किया जाता है कि जैसे बच्चे हाई स्कूल पास नहीं है या कम पढ़े लिखे हैं, आपसी रंजिश में ही झूठा केस बना के कि इन्होंने मेरी लड़की के साथ छेड़खानी की, नाबालिग बच्ची के साथ या मेरी नाबालिग बच्ची के साथ रेखा देते हैं और झूठे मुकदमे में फंसा के उससे जो है अपनी रंजिश को मिटाते हैं या रंजिश निकालते हैं या और बेनिफिट जो भी वो ले सकते हैं, दबाव बना के पैसा वैसा वसूली भी, कई ऐसे घटनाएं सामने आई हैं, पैसा वसूली भी करते हैं। तो करते हैं, ऐसे मामले भी सामने आते हैं। सर कल को अगर हमारे पास एक क्लाइंट आता है, सर हम कल को एक अधिवक्ता बनेंगे और कहता है कि मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है, तो हमारे पास क्या तरीका होगा सर कि हम उसको रिलीफ दे पाए या फिर चीजें गलत साबित कर पाए? ट्रायल, आप अपनी बात को, चूंकि एक बार मुकदमा लिख गया और मामला कोर्ट पहुंच गया, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट पुलिस ने फाइल कर दी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बचाएगा। आप अपने ट्रायल में एविडेंसेस से, अपने क्रॉस से इन चीजों को प्रूव करेंगे कि ये मुझे झूठा फंसाया गया। मैंने ऐसा कोई सर कोई ऐसा है अगर आपके पास केस आया हो और अगर आप उसको शॉर्ट में हमें बता पाए चीजों को, तो सर प्लीज। है, हमारे पास बहुत सारे पॉस्को के केस हैं। एक केस हमारे पास यहाँ पर सिविल कोर्ट लखनऊ में है, बड़ा हाईलाइटेड केस था वो। तो उसमें लड़की ने 7 इयर्स के बाद, 7 साल के बाद घटना की एफआईआर कराई, जिसको मैं अभी भी चल रहा है, फाइनल आर्गुमेंट पे है वो। और 7 साल के बाद घटना की एफआईआर कराई और 7 साल के बाद उसने बताया कि 7 साल पहले मेरे साथ अमुक जगह पे, फलानी जगह पे मेरे साथ इन्होंने ये घटना की थी। तब मैं नाबालिग थी और मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरी हाई स्कूल मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ ये है, और इतनी बार इन्होंने रेप किया और ये किया वो किया, इस तरह के जो है उसने लगाया। और जहां तक कि मैं मान रहा हूँ, उस केस में काफी लंबा ट्रायल उसका भी चला और बहुत लंबी उसमें क्रॉस भी हुई, जितने गवाह थे, जितने विटनेसेस थे, प्रोसिक्यूशन साइड से बड़ी लंबी क्रॉस वगैरह चली। केवल पीड़िता से 94 पेजेस क्रॉस हुई है, मैंने की है 94 पेजेस पीड़िता से। तो इस तरह के केस मोस्टली फंसाने के लिए, लेकिन हम इस बात को तब तक नहीं कह सकते जब तक कोर्ट हम इज्जत बरी ना कर दे। सर परिसीमन अधिनियम 1961 के तहत अगर टाइम के बाद, अगर केस टाइम बाउंड के बाद केस अगर फाइल किया जाता है तो कोर्ट से वो खारिज नहीं हो जाएगा, तो ये तो वैलिडिटी नहीं होना चाहिए 7 साल के बाद। आप समझिए, पहले परिसीमा काल अधिनियम जो है वो मोस्टली सिविल केसेस में लागू होता है। क्रिमिनल में कैसे परिसीमा तय करेंगे आप? परिसीमा काल नहीं, जिस मुकदमे में, किसी भी मुकदमे को लिखाने के लिए वो माना जाता है कि जितने साल की सजा है इसमें, वो सेक्शन मुझे सीआरपीसी का ध्यान नहीं आ रहा है, 4 कुछ है, जितने साल की सजा है उतने साल की लिमिटेशन होती है मुकदमा लिखाने की। जी सर। तो सर क्रिमिनल में ये नहीं लगता, नहीं चलता आपका ये परिसीमा काल अधिनियम लिमिटेशन एक्ट। सर अगर एक्यूज माइनर हो तो क्या होगा? एक्यूज माइनर होगा तो उसका जो है जुनाइल जस्टिस बोर्ड होता है हर जिले में अपना, तो जैसे उसको भी कन्विक्ट किया जा सकता है मतलब? हाँ, क्यों नहीं। सर पॉस्को कृत्य में
अगर कोई व्यक्ति संलिप्त है और उसके साथ कोई उसका मित्र है, तो क्या उसके ऊपर भी समान रूप से धाराएं लगाई जाएंगी? ये तो एफआईआर और पीड़िता के बयान पे डिपेंड करता है कि उसके ऊपर अगर सेम रोल है, उसका रोल सेम है, मित्र हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, कुछ भी हो, सेम रोल है तो सेम सेक्शंस लगेंगे। रोल के हिसाब से सेक्शंस डिवाइड किए जाते हैं पुलिस की। सर वो मित्र था, लेकिन एक्यूज के साथ उसने अपराध को नहीं बढ़ाया, वो देखता रहा और उसने अपराध की कोई जानकारी किसी को भी नहीं दी, तो उसके लिए तो यही अपराध हो गया। हाँ, ये भी हम ट्रायल में बताएंगे, अपने आप को निर्दोष साबित करेंगे ट्रायल में। जब ट्रायल चलेगा तो वहां अपने एविडेंसेस से आप ट्रायल में प्रूव करेंगे। एक बार एफआईआर लिख गई और पुलिस ने आपके खिलाफ चार्जशीट लगा दी विवेचना में, तो मान के चलिए कि फिर आपको ट्रायल में ही स्वयं को निर्दोष साबित करना है अपने एविडेंसेस से, अपने वकील के माध्यम से, और जो भी आपके जो है वो फैक्ट्स हों। सर जैसे कि आपने बोला कि अगर हाई स्कूल की मार्कशीट और या मतलब जो भी है, अगर 2 डॉक्यूमेंट्स अगर कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो पुलिस जो है अपनी एफआईआर में कॉन्ट्राडिक्टरी डॉक्यूमेंट्स को नहीं लगाएगी, एक ही डॉक्यूमेंट पेश करेगी। तो सर नहीं सर, तो मेरा कहना ये अगर अक्यूज्ड दूसरा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश करता है जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है उस डॉक्यूमेंट के, तो उस जगह पे कौन सा डॉक्यूमेंट कंसीडर करेगी कोर्ट? उसको सबसे पहली चीज तो करना ही चाहिए, क्योंकि उसको जान बचानी है, उसको ये प्रूव करना है कि ये गलत कह रही है, झूठ कह रही है, पुलिस जो कह रही है वो गलत कह रही है, तो वो लगाना ही चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अब डॉक्यूमेंट कौन सा रिलेवेंट बैठता है उस समय कंडीशन के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। अगर जन्म प्रमाण पत्र है और हाई स्कूल से पहले का बना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर जन्म प्रमाण पत्र पे आपकी एज 18 साल पूरी हो रही है और हाई स्कूल की मार्कशीट में कम है, तो जाहिर सी बात है कि आपने यहाँ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है, यानी कि सही तथ्यों को छुपाया है। तब हाई स्कूल में एज को डिफर किया है आपने अपने डेट ऑफ बर्थ से, बर्थ सर्टिफिकेट से, फिर तो आप दोषी हो गए ना कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के। जी सर। सर एक सवाल, अगर जैसे लड़का या लड़की दोनों स्वस्थ हैं, 18 से ऊपर हो या नीचे हो, कोई मैटर नहीं, अगर मैटर इसमें एक आता है जैसे वो ट्रांसजेंडर होते हैं, वो 18 साल से कम होते हैं, उस पर क्या प्रावधान है? ट्रांसजेंडर के ऊपर भी ये लागू होता है। मेरे पास एक मुकदमा है यहाँ पर, मैं लखनऊ में देख रहा है, जहाँ 4 एक्यूज हैं और उन्होंने माइनर ट्रांसजेंडर के साथ जो है ये आरोप लगाया गया है कि 4 लोगों ने उनको रेप किया, उनके साथ, ट्रांसजेंडर के साथ। मेरे पास है एक मुकदमा। जी लग जाता है, मुकदमा चलता है, वो 4 एक्यूज हैं और एक्यूज साइड से मैं देख रहा हूँ। और किसी की क्वेरी है कुछ? अब मेरा टाइम हो गया है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन है सर 2023 क्वेश्चन ये है, हाँ सर क्वेश्चन ये है, अगर कोई लड़की फेक केस करती है, फेक डॉक्यूमेंट बेस्ड पे, उसकी एज बेशक ज्यादा है और डॉक्यूमेंट में कम है, लेकिन रिलीजियन वायलेंस कराने के लिए जैसे क्या करता है, धर्म के नाम पे दंगा भड़काने के लिए लोग कर देते हैं, और जैसे मुस्लिम रिलीजन के लोग जाके हिंदू रिलीजन के लोगों को मार दिए, ठीक, और फिर ये सारी चीजें हो गई और बहुत बड़ा दंगा भड़क गया, तो इस केस में क्या होगा? और हमें पता है कि लॉज जो है वो जनरली लड़कियों के फेवर में होते हैं। पुलिस नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों के फेवर में मुकदमा होते हैं। अभी एक मुकदमा डिसाइड हुआ यहाँ से, हमारा एक्यूज एक्विटल हुआ, ठीक है, उसमें एक्यूज की एज जानते हैं कितनी लिखाई थी? 12 ईयर। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ लड़कियों के फेवर में होता है। क्या पुलिस कह रही है, आप ट्रायल कैसा देख रहे हैं, क्या क्षमता है आपकी ट्रायल करने की? वो पास्को का मुकदमा हो, आप लोग चूंकि इस फील्ड में आ रहे हैं नए, तो ये समझिए कि मुकदमे सब लगभग एक जैसे होते हैं। एक्ट की बात होती है, एक्ट वाइज सेक्शन लगे होते हैं। तो पास्को एक्ट जो है
स्पेशल एक्ट है, ठीक है, इसमें एंटीसिपेटरी का प्रोविजन नहीं है, एंटीसिपेटरी बेल का, सारी चीजें हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से अगर आप एक्यूज साइड से हैं तो आपको अपने ट्रायल से, अपने क्रॉस से और अपनी नॉलेज से और केस डायरी के सर्कमस्टेंसेस से, फैक्ट से ये प्रूव करना होगा कि हाँ ये जो एक्यूज है उसने ये काम नहीं किया। कोर्ट जब संतुष्ट हो जाएगी, अगर कोर्ट को ये लगेगा सारी चीजों के ट्रायल समाप्त होने के बाद कि नहीं एक्यूज ने ये गलत काम किया है, तो उसको कन्विक्ट करेगी, वो सजा देगी। अगर नहीं लगता कि नहीं किया है तो कोर्ट छोड़ेगी उसे, एक्विटल करेगी, दोष मुक्त करेगी। सर इशू ये है कि लोग जब दंगा भड़क जाएगा, लोग मर जाएंगे तो क्या होगा? एक फेक न्यूज की वजह से, फेक चीज की वजह से। देखिए दंगा भड़कना वो अलग मुकदमा होगा, ठीक है। अगर दंगा भड़काते हैं लोग, सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं, बवाल करते हैं, हत्याएं करते हैं, वो दूसरा मुकदमा। जो पास्को का मेन मुकदमा है वो अलग चलेगा, वो दंगा वंगा अलग होगी, क्योंकि पास्को एक्ट का जो मुकदमा है उसका इंसिडेंट की डेट कुछ और होगी, और ये जो दंगा भड़केगा उसकी डेट कुछ और होगी। ये अपराध दूसरे टाइप का है, वो अपराध दूसरे टाइप का है, ये किसी और अगेंस्ट किया गया है और दंगा दूसरे के अगेंस्ट होगा, तो ये अलग अलग मुकदमे होंगे, इसको कोरिलेट न करिए। हाँ जरूर इस मुकदमे की वजह से ये सब हुआ, जो राइट हुए ये इस मुकदमे की वजह से हुए। सर एक अंतिम का है, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे सर आज के सेशन को। बताएं। मेरा क्वेश्चन ये है कि लड़की के पक्ष द्वारा पॉस्को एक्ट 376 बाकी किडनैपिंग के मुख्य धाराओं के साथ जो है एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है जी। जब इंसिडेंट होता है तो जो एक्यूज होता है या जिसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की जाती है, जो गिल्टी पर्सन जो भी करता है, लड़की के फैमिली वाले उसी समय गुस्से में या अग्रेशन में आके लड़के पक्ष पे लड़के को बहुत मार देते हैं, जिससे वो कोमा में चला जाता है। ठीक है। तो सर यहाँ पर ट्रायल किस देश से होगा? लड़का तो क्योंकि जिसने जो है क्राइम किया वो तो कोमा में इस समय। ठीक है, तो जब कोमा से जब वो ठीक होगा तब उसके ऊपर ट्रायल चलेगा। और जो लड़की के घर वालों ने मारा है उस लड़के को, तो उस लड़के के परिवार वाले, वो लड़का स्वयं इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो उनके अगेंस्ट मुकदमा लिखा है, लड़की के घर वालों के अगेंस्ट। ये दोनों मामले अलग अलग हैं, कोरिलेट जरूर हैं एक दूसरे से, लेकिन ये दोनों मुकदमे अलग अलग होंगे और ट्रायल अलग अलग चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, जैसा कि हमने सर का टाइम, धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोगों ने, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर से फिर हम लोग जुड़ेंगे। अब अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि सर से किसी और को बुलाया जाए, क्योंकि सर का अनुभव बता रहा था, सर की बातों से पता चल रहा था। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन लगा होगा। सर शशांक सर अभी कल की क्लास और लेंगे, कल आपके पॉक्सो से रिलेटेड जो भी डाउट्स है तो कल आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद एक सर है वो बेल पे क्लास लेंगे, 2 क्लास। एक सर है वो आपको एनडीपीएस के बारे में बताएंगे। सब लोग 2-2 क्लास लेंगे तो सही रहेगा, आप लोग के डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो पॉक्सो से रिलेटेड जो भी है आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कल सारे क्वेश्चंस आप क्लियर कर लीजिएगा। बाकी रहिए आपको, आप सबको अच्छा, बहुत इंफॉर्मेटिव थी। हाँ शशांक आप कुछ कह रहे थे? ओके मैम, देन कल यही था कि कल अच्छे से आप लोग पढ़ के आइए और जो भी डाउट है उसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर पूछते हैं। कल कोशिश करिए कि जो टॉपिक हो रिलेवेंट हो। जैसे आज हम लोग बार-बार सीआरपीसी और आईपीसी भाग जा रहे थे, तो हम पॉस्को तक ही लिमिटेड रखे चीजों को। और मैम मैं भी ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा सबको टाइम मिले पूछने का, कुछ ही लोग में क्वेश्चन रह जा रहा है। हाँ कोई बात नहीं, कल जो है आपको टाइम मिलेगा, सर से हम रिक्वेस्ट कर लेंगे कि अगर थोड़ा सा टाइम एक्सीड भी होता है तो वो थोड़ा मैनेज कर लेंगे। लेकिन हाँ आप लोग कोशिश कीजिएगा, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो कैमरा ऑन रखिए। संमित्रा ने क्वेश्चन किया था, कैमरा नहीं ऑन था, और भी मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा था, तो उससे सर को भी थोड़ा लगेगा कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो अगर वो अपना टाइम निकाल रहे हैं तो।
तो ये छोटी-छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें मोरल बूस्ट करती हैं। यस मैम। चलो बाकी फिर मिलते हैं कल। कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। बाकी मिलके किया जाएगा बहुत अच्छा। चलो ओके मैम। किसी का कोई और कोई डाउट हो किसी का भी? अंशिका मैम जो वर्क मिला है तो उसमें हम लोग को पीडीएफ फॉर्म करके सबमिट करना है। कैसे भी कर सकते हो शशांक? यस मैम, लिंक हम जनरेट करेंगे, जैसे लास्ट टाइम पीडीएफ फॉर्म करके ये लोग चीजें की थी। इस बार भी वही होगा कि हम इनको लिंक जनरेट कर देंगे। पिछली बार ये हो रहा था, कई लोगों का ये था कि हम एमएस वर्ड पे अच्छा कर सकते थे, तो हमने इस बार दोनों ऑप्शन रखा है। आप किसी भी तरीके से A4 साइज पेपर पे कर दीजिए या तो एमएस वर्ड पे कर दीजिए। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि उसपे वर्ड लिमिट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना चाहें उस पर लिख सकते हैं। हाँ, एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतना रहे कि चीजें कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। हाँ ठीक है। और किसी का कोई डाउट? किसी का भी? अमित, राम, नो मैम। सृष्टि। चलो बच्चों जी, मिलते thank you, हैं। मैम, गुड हो गया। नाइट। थैंक यू मैम, गुड नाइट। ओके मैम, गुड नाइट गुड मैम। नाइट। गुड नाइट मैम, गुड नाइट। गुड नाइट है। कौन गाली दे रहा है भाई? वही तो चलो कोई नहीं। हाँ हाँ जो सर अभी आए हुए थे